आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अहमद नसीम कासमी साहब की लिखी कहानी आला का इश्क। चलिए शुरू करते हैं। अम्मा अभी दही बिलो रही थी कि वो मिट्टी का प्याला लिए आ गई। ये देखकर कि अभी मक्खन ही नहीं निकला तो लस्सी कहां से मिलेगी, वो पसोपेश में पड़ गई कि वापस चली जाए या वहीं खड़ी रहे। बैठ जाओ आला, अम्मा ने कहा। अभी देती हूँ। कैसी हो? जी अच्छी हूँ, आला ने जवाब दिया। वो वहीं बैठ गई जहां खड़ी थी। कुछ देर के बाद अम्मा बोली, बुरा मत मानो बेटा, मैं मक्खन निकाल रही हूँ तो। अम्मा का मतलब था कि इधर मत देखो। माना जाता है कि मक्खन निकालते वक्त नजर फेर लेनी चाहिए, नजर लग जाती है, चाहे नजर बुरी ना भी हो। जी अरे बिल्कुल, कहते हुए आला उधर देखने लगी। अम्मा ने आगे कहा, अभी पिछले दिनों नूरा ने मुझे मक्खन का पेड़ा निकालते देखा था, तो दूसरे दिन मुर्गी के अंडे के बराबर मक्खन निकला और उसके अगले दिन चिड़िया के अंडे के बराबर। गाय को 3 दिन मिर्ची की धूनी दी, तब जाके नजर उतरी थी। आला नजर झुकाए हुए बोली, नजर तो कभी कभी मेरी भी लगती है बीबी जी। इससे पहले आपका वो शीशे का एक गिलास भी टूट गया था। अरे हाँ, अम्मा को याद आ गया। बोली, तुमने कहा कि हाय बीबी जी कैसा खूबसूरत ग्लास है, इसकी चमक देखी, और फिर यूं ही छनाक से टूट गया था। मैं तो हैरान रह गई थी। चलो अब उधर देखो। उन्होंने मुस्कुराते हुए नकली गुस्से में कहा और आला मुस्कुराते हुए एक तरफ घूम गई और सामने देखने लगी। सामने वाले कमरे में मैं बैठा था। उसके घूमते ही हम दोनों की नजरें मिल गईं और मुझे देखते ही वो दुपट्टे का पल्लू आधा सर से खींचकर माथे तक ले आई और बोली, बीवी जी, अंदर छोटे मियाँ जी तो नहीं है ये? अरे वही तो है, आरिफ है, रात ही को तो आया है। आला उठकर आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक आई। हमने एक दूसरे को गौर से देखा। कैसी हो आला? मैंने पूछा। जी अच्छी हूं, वो हड़बड़ाई सी बोली। फिर वो कुछ संभली और उसके चेहरे पर एक शरारत चमकी। पहले तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, मुझे लगा कोई बच्चा मूछे लगाए बैठा है। इस पर पीछे खड़ी अम्मा की हंसी छूट गई। बोली, तौबा है। आला दहलीज पर यूं बैठ गई कि उसका एक पांव बाहर सहन में था और एक कमरे के अंदर। आरिफ मियाँ, परदेश में आप क्या करते हैं? उसने मुझसे यूं पूछा जैसे चौपाल में बैठी गप लड़ा रही हो। साथ ही वो अपने एल्यूमिनियम के प्याले को फर्श पर एक उंगली से मुसलसल घुमाए जा रही थी। मैंने कहा, नौकरी करता हूँ और क्या करूँगा। तो तनख्वाह में से बीवी जी को कितना भेजते हैं? उसने शरारत से मुस्कुरा कर पूछा। ए लड़की, अम्मा ने उसे डांटा। अपनी उम्र के लड़कों से यूं बातें नहीं करते। अब तू छोटी नहीं है क्या? अभी तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम अब बड़ी हो गई हो? वो दहलीज पर बैठी बैठी अम्मा की तरफ घूम गई। अब उसके दोनों पांव सहन में थे और बालों का एक ढेर कमरे में था। कौन बताए बीवी जी? वो बोली, अम्मा अब्बा होते तो बताते। उन्हें तो खुदा के पास जाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे सर पर से अपना हाथ उठाया तो इंतजार भी नहीं किया कि कोई इस लड़की के सर पर अपना हाथ रखें तो चलें। आला की आवाज को आंसू ने भिगो दिया था। मैंने कहा, आला, तुम्हारी माँ तो कब की चल बसी थी, क्या अब्बा भी? अब के घूमकर उसने दोनों पांव कमरे में रख दिए और बोली, जी वो भी चले गए। मैं लड़का होती तो शायद मुझे जूते गांठना सिखा जाते, पर वो मुझसे रोटियां ही पकवाते रहे। अब मैं एक मोची की बेटी हूं, पर अपने जूते दूसरों से मरम्मत करवाती हूं। तो क्या हुआ? अम्मा बोली, तुम्हें सिर्फ जूते गांठना नहीं आते ना, बाकी तो सब काम आते हैं। अपनी मेहनत से कमाती हो और खाती हो, सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। लो लस्सी ले लो। आला, जो अम्मा की गुफ्तगू के दौरान ही उनकी तरफ घूम गई थी,
उठी और जाकर प्याला अम्मा के पास रख दिया। वो लस्सी का प्याला लेकर जाने लगी, मगर चंद कदमों के बाद अचानक रुक गई और पलटकर बोली, आज भी चक्की पीसने आ जाऊं बीबी जी? आटा तो ढेरों पड़ा है, पर आरिफ के अब्बा की बरसी भी ज्यादा दूर नहीं है। कई बोरियों की जरूरत पड़ेगी, आ जाना जी। वो बोली और फिर वहीं खड़े खड़े मुझसे पूछा, आरिफ मियाँ, आप कितनी छुट्टी पर आए हैं? मैंने कहा, अब्बा की बरसी करके जाऊंगा, फिर तो बहुत दिन है। मैं जब गांव में इधर उधर घूमकर वापस आया तो वो एक अंदर की कोठरी में बैठी चक्की पीस रही थी। ओढ़नी उसके सर से उतर गई थी और खुले बाल चक्की के हर चक्कर के साथ उसके चेहरे को छुपा और खोल रहे थे। उसने एक पैर को पूरा फैला रखा था, नीला तहबंद उसके घुटनों तक खिंचा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा, अम्मा कहीं नजर ना आई तो मैं पंजों के बल कुठरिया तक पहुंच गया। दरवाजे से आती हुई रोशनी अचानक कम हुई तो उसने चौंक कर देखा। चक्की रोक ली, बालों को झुककर समेटा और ओढ़नी को सर तक खींच लिया, मगर फैले हुए पैर को फैले ही रहने दिया। फिर वो चक्की के हत्थे को थामकर आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगी और मेरी तरफ देखती चली गई। उस वक्त मेरा पहला तसव्वुर यह था कि एक मोची की बेटी की आंखों को इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। गरीब गुरबा की छोटी छोटी आंखें ही किफायत कर जाती हैं। उसके चेहरे पर शरारत थी और इस डर के मारे कि वो कोई फिक्रा न मार दे, मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है? वो बोली, तो क्या आप बीवी जी को देखने यहाँ तक आए थे? तो क्या तुम्हें देखने आया था? हाँ? मुझे हमले का मौका मिल गया। उसने बस इतना किया कि फैला हुआ पैर एक बार समेटा और फिर फैला दिया। फिर वो कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने फिर पूछा, अम्मा कहाँ है? यहीं हवेली में है, उसने कहा। आपके चचा की बेटी बीमार है, उन्हें देखने गई हैं। मैंने कहा, ये जो तुम पिसाई कर रही हो, इसका कितना मिलेगा? 2 दिन का आटा तो मिल ही जाएगा। उसके लहजे में काट से थी, न जाने तंज कर रही थी या उसका लहजा ऐसा था। अच्छा, तो 2 दिन जब गुजर जाएंगे तो फिर क्या करोगी? फिर आ जाऊंगी आटा पीसने, पानी भरने या फिर छतें लीपने। छतें लीपने? क्या तुम्हें छतें लीपना भी आता है? मुझे क्या नहीं आता आरिफ मियाँ, बस एक जूते गांठने नहीं आते। और तो बहुत कुछ आता है। जैसे क्या क्या आता है? मुझे वो कुछ बताने ही वाली थी, मगर जैसे सोच में पड़ गई और बोली, मुझे सब कुछ आता है, आप देख लेंगे धीरे धीरे। चंद लम्हे वो यूं चक्की चलाने में मसरूफ रही जैसे मुझे भूल गई है, और फिर चक्की रोककर उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं एक तरफ हटा तो वो बाहर आ गई और बोली, प्यास लगी है, पर बीवी जी का कटोरा झूठा हो जाएगा, मुझे चुल्लू में पानी पिला दीजिए। तुम कटोरे में ही पानी पियो, मैंने कहा, और फिर डांट के लहजे में कहा, चलो उठाओ कटोरा, पियो पानी। उसकी मुस्कुराहट कितनी गुलाबी थी। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मुस्कुराहट का भी रंग होता है। वो पानी पी चुकी तो कटोरे को खंगालने के लिए उसमें जरा सा और पानी डाला। मैंने कहा, भर दो पूरा। वो समझी कि शायद मैं कटोरे को पूरी तरह से धोने के लिए कह रहा हूं। कटोरा भर गया तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने कटोरा उसके हाथ से उचककर अपने मुंह से लगा लिया। आरिफ मियाँ जी, वो इंतहाई हैरत और सदमे से बोली। वो बदहवास सी मेरी तरफ देखती रही और जब मैंने खाली कटोरा वापस किया तो उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों पर नमी की एक चमकीली तह दिख रही थी और उसने ओढ़नी को कस के लपेट लिया था। गांव में जवान लड़की का एक एक कदम गिना जाता है, एक एक नजर का हिसाब रखा जाता है। बहुत से दोस्त बैठे थे, लड़कियों का जिक्र हो रहा था, फला फला के साथ है, फला फला के साथ है। मैंने कहा, एक लड़की आला भी तो है, नादिरे मोची की बेटी। इस पर सब हंसने लगे। वो उन्होंने कहा, वो किसी काम की नहीं है, घर घर में काम करती फिरती है, रुपया कमा रही है, खूबसूरत है पर निकम्मी है। एक बार बेगू मुंशेल ने छेड़ा तो बोली,
मैं मोची की बेटी हूँ, खाल उतार लेती हूँ। बेगू को इतनी शर्म आई कि सीधा नाई के पास गया और मूंछों की नोकें कटवा दी। सब हंसने लगे और देर तक हंसते रहे। मैंने कहा, अगर वो इतनी मेहनती लड़की है तो उसकी तो हमें इज्जत करनी चाहिए। एक बोला, वो इज्जत भी तो नहीं करने देती। इस पर सब एक बार फिर जोर से हंसे। दूसरा बोला, तुम्हारे यहाँ तो बहुत काम वाम करती है, कभी उसकी इज्जत करके देखो, तुम्हारी भी खाल उतार लेगी। वो लोग फिर से हंसने लगे और मुझे उनकी हंसी में शरीक होना पड़ा, मगर मुझसे अपनी हंसी की आवाज पहचानी ही नहीं गई। वो हंसी मेरी नहीं थी। मैं घर वापस आया तो वो दरवाजे से निकल रही थी। चेहरा बिल्कुल तपा हुआ था, आंखें भी सुर्ख थीं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या बात है आला, तुम रो रही हो? वो हंसने लगी और बोली, रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रोऊं? मैं तो मिर्च कूट रही थी। तुम मिर्च भी कूट लेती हो? मैंने कहा, कोई ऐसा काम है जो तुम्हें करना नहीं आता है? तुम इतने सारे काम कैसे कर लेती हो आला? वो बोली, पैसा कमा रही हूं, आप तो जानते हैं, रुपए वाले लोग गरीब लड़कियों को खरीद लेते हैं। मेरे पास रुपया होगा तो मुझ पर नजर उठाने की किसी को मजाल नहीं होगी। है किसी की मजाल? फिर वो मेरे करीब आकर सरगोशी में बोली, मैंने आपके कुर्ते के लिए मलमल खरीदी है, फिलहाल उस पर बेल बूटे काट रही हूं। अब ये गलत बात है। तुम्हारी मेहनत से कमाए हुए रुपयों से खरीदा हुआ कुर्ता मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे काटेगा वो कुर्ता तो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो बोली, आप भी ना बताइएगा, फिर नहीं काटेगा। वो गटकी और फिर एकदम से घबरा गई। हाय मैं मर जाऊं, कहीं बीवी जी तो नहीं सुन रही? बीवी जी के लफ्ज पर मेरे जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। अंदर झांका तो सहन खाली था, पलटकर देखा तो वो जा चुकी थी। ठीक है, मैंने सोचा, अच्छी लड़की है, प्यारी भी है, शौक भी है, सब कुछ है, मगर आखिर मोची की लड़की है और खानदान के बुजुर्ग कह गए हैं कि बुलंदी पर खड़े होकर गहरे गड्ढे में नहीं झांकना चाहिए, वरना आदमी गिर जाता है। अब्बा की बरसी के रोज हमारे यहाँ पूरा गांव जमा था, मगर उस हुजूम में भी आला की दौड़ भाग साफ दिख रही थी। वो किसी चकरगिन्नी की तरह घूमती फिर रही थी। यूं लगता था कि जैसे अगर ये लड़की इस भीड़ से निकल गई तो बरसी का सारा इंतजाम बिगड़ जाएगा। वो बिल्कुल बर्मे की तरह हुजूम में से रास्ता बनाती हुई पार हो जाती थी और पलटकर गड़ाप से अम्मी के कमरे में घुसकर किवाड़ धड़ से बंद कर लेती और वहां से हिदायत लेकर वो फिर बाहर निकलती और फिर से हुजूम में बर्मा लगा देती। रात में इशा की अजान तक सारा गांव खाना खा चुका था। खाली देगें एक तरफ समेट दी गई थीं। नाई, धोबी, मिरासी, मोची सभी फारिग कर दिए गए थे। दिन भर के हंगामे के बाद एक बहुत भारी सन्नाटा घर पर टूट पड़ा था। आखिरी मेहमान को रुखसत करके जब मैं अम्मी के कमरे में आया तो मुझे यकीन था कि आला बैठी अम्मी के हाथ पैर दबा रही होगी, मगर अम्मी तो अकेले बैठी थी। जिंदगी में शायद पहली बार अम्मी का लिहाज की बगैर मैंने उनसे पूछा, आला कहाँ है? अम्मी मेरे सवाल से बिल्कुल भी नहीं चौंकी। बोली, वो लड़की हीरा है बेटा, बालक हीरा। आज तो मेरी आंखें, मेरे बाजू, सब कुछ थी वो। दिन भर की थकी मांदी तो थी, खाने बैठी तो 2-4 निवालों के बाद जी भर गया। उठकर जाने लगी तो मैंने उसे रोका, उसकी देगची को चावलों से भरा और उसे ले जाने के लिए कहा। तो वो बोली, ये चावल तो मुझे आरिफ मियाँ ही देते हुए ठीक लगेंगे। औरों को तो रुखसत करते रहे, पर मुझे तो उन्होंने पूछा ही नहीं। उसने कहा, मैं तो नहीं ले जा रही। उसने ये बात हंसी में कही बेटा, पर ठीक तो कहा। अंदर का सारा काम उसी ने संभाल रखा था। तुम तो सबको रुखसत कर ही रहे थे, उसे भी रुखसत कर देते। वैसे तो वो हंसती हुई गई है, पर उसे हंसने की आदत है। और बेटा, जिन लोगों को हंसने की आदत होती है ना, उन्हें जब भी रोना होता है तो वो हंसने लगते हैं। जब वो हंसते हैं तो अंदर से रो रहे होते हैं। तुमने एक मोचन समझकर आला की इज्जत नहीं की, हालांकि आला की अपनी इज्जत है। उसका ये मान कायम रखो बेटा, और चावलों की ये देगची उसे दे आओ। जाओ, अभी गई है थोड़ी देर पहले, तो सोई नहीं होगी। फिर कल सुबह तुम जा भी रहे हो, वो क्या याद करेगी तुम्हें? हाँ, जाओ। आला अपने घरौंदे के दरवाजे के पास चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने पास जाकर उसे आहिस्ता से पुकारा, आला, आला।
वो तड़प कर यूं खड़ी हो गई जैसे उसके करीब कोई बम फट गया। आरिफ मियाँ, आप वो चावल देने आए होंगे? हाँ, मैंने कहा। हाँ, चावल ही देने आया हूँ, लाइए। उसने हाथ बढ़ाए। बीवी जी ने बताया होगा ना कि मैंने क्या कहा था? हाँ हाँ, बताया, मैंने कहा। देगची लेकर उसने चारपाई पर रख दी और बोली, वहां घर में देते तो ज्यादा अच्छा लगता, पर ठीक है, अब भी अच्छा ही लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं। आखिर में एक बात सूझी। मैं कल वापस जा रहा हूं। पता है मुझे। मालूम था तो वहां घर में जरा सी देर रुक जाती। उसने मेरी आंखों में गौर से देखा और फिर बोली, आपके कुर्ते का आखिरी टांका बाकी था, वो आके लगाया है। बक्से में उस कुर्ते की जगह तो होगी ना? और हाँ, सुबह आपका बक्सा उठाकर बसों के अड्डे तक मुझे ही पहुंचाना है, बीवी जी ने कहा था। मैंने कहा, तुम क्या क्या करती हो आला? चक्की तुम पीस लेती हो, छतें तुम लीप लेती हो, मिर्चे तुम कूट लेती हो, कुएं से 2-2, 3-3 घड़े पानी तुम निकाल के लाती हो, पूरे घर का काम तुम संभाल लेती हो, कुर्ते तुम काट लेती हो, बोझ तुम उठा लेती हो। तुम किस मिट्टी की बनी हो आला? वो खामोश खड़ी रही, मेरी आंखों में गौर से देखती रही। फिर 2 कदम बढ़कर मेरे इतने करीब आ गई कि मुझे अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस होने लगी थी। मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसकी आवाज में झनकार से थी। आपको क्या मालूम? मैं खामोशी से उसके चेहरे और अपने चेहरे के बीच सांसों को महसूस कर रहा था। मुझसे पूछिए ना, मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तुम और क्या क्या कर सकती हो? मैंने कहा तो वो मेरे और करीब आ गई और बोली, मैं प्यार भी कर सकती हूँ। और ये कहते हुए उसने जैसे इस पूरी कायनात का राज फाश कर दिया। दोस्तों, ये थी कहानी आला का इश्क। कैसी लगी आपको हमें जरूर बताइएगा। अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जाकर मेल कीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पर सुन रहे हैं तो वहां रेटिंग्स का ऑप्शन होता है। जितने भी स्टार आप हमें देना चाहें जरूर दें, क्योंकि इससे होता यह है कि कहानी और लोगों तक पहुंचती है। कहानी का साउंड डिजाइन किया है अमृत रेजी ने। अगले इतवार आपसे फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।